बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज हमारा जो टॉपिक जिसके ऊपर हम बहस करने जा रहे हैं उसका नाम है लिपिड। तो शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड में फेट कुछ हमसे बातें करना चाह रहा है। द फेट स्पीक्स विद वाटर आई से टच मी नॉट, टू द टंग आई एम टेस्टफुल, विद इन द लिमिट आई एम ब्यूटीफुल, इन एक्सेस आई एम डेंजरस। तो फेट हमसे ये बातें कर रहा है कि अगर आप मुझे पानी के साथ डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूँगा टच मी नॉट, और अगर आप चख कर देखेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी मालूम होगा, और अगर आप मुझे लिमिट में रहेंगे तो मैं अपनी ड्यूटी भी सही से परफॉर्म करूँगा। जैसे बहुत सारे हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, अगर लिमिट मिले तो हम हमारे अंदर वो सही से ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, और अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो ये लिपिड हम कह रहा है कि मैं फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हूँ, क्योंकि एक्सेसिव फैट खाने से हमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह। तो ये हमसे फेट स्पीक कर रहा था। अब एक और टर्म समझते हैं जिसका नाम है लिपोडोमिक्स। लिपोडोमिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिपिड्स की, लिपिड के केमिस्ट्री की, फंक्शंस की, मेटाबॉलिज्म की एंड पैथोलॉजी की। तो अगर लिपिड के बारे में स्टडी करेंगे तो इसी का नाम लिपोडोमिक्स होगा। इस तस्वीर के जरिए सिर्फ आपको ये आगाही देनी है और आपसे पूछना है कि वुड यू लाइक टू हैव अ सच फिजिक, क्या आपको ऐसी फिजिक अच्छी लगती है? अगर ऐसी फिजिक अच्छी लगती है तो आप वो चीज़ें खाएं जिसमें आयल ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है। अच्छा, इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन टू लिपिड। तो जो लिपिड का इंट्रोडक्शन है, शुरुआत करते हैं टर्म लिपिड से। तो ये जो लफ्ज़ टर्म जो लिपिड जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया उस साइंटिस्ट का नाम ब्लोर है। 1943 में इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया। कहा जाता है ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप है। हेट्रोजीनस ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें आपको वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड नजर आएंगे। अगर आप लिपिड को पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें नजर आएंगे लिपिड के टाइप। जैसे आप एसाइल ग्लाइसरॉल के पढ़ें, एसाइल ग्लाइसरॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, वेक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, टर्पिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फास्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा ग्रुप जिसमें आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आए और उनके मोनोमर भी एक जैसे ना हो, डिफरेंट नजर आए, ऐसे ग्रुप को हम हेट्रोजीनस ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हेट्रोजीनस ग्रुप कहलाएगा। तो और देखें इसके अंदर ये लिपिड हमारे पास जो है वो किन चीज़ों का बना हुआ है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा। जैसे ये आपको एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है स्टेरिन, जिसमें C57, हाइड्रोजन 110 और ऑक्सीजन 6 नज़र आ रहा है। ये लिपिड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है लिपिड के बारे में। तो लिपिड के बारे में कहा जाता है दे हैव अ लेस ऑक्सीजन इन प्रोपोर्शन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन एज कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। स्पेशली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है 2:1 होता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। मिसाल के तौर पे ये देख लें आप, अगर हाइड्रोजन 110 है तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 6 है, 2:1 से बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम देखें तो क्या लिपिड को हम पानी में हल कर सकते हैं या नहीं, तो लिपिड पानी के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल है। लिपिड जहाँ पर सॉल्युबल होगा फिर वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो लिपिड जो है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिजोल्व हो सकता है। जैसे हमारे पास ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इनके अंदर लिपिड डिजोल्व होगा, पानी के अंदर लिपिड हल नहीं होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की। तो लिपिड को हमने 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। एक का नाम है एसाइल ग्लाइसरॉल, दूसरे का नाम फास्फोलिपिड, फिर वेक्सिस और फिर टर्पिनॉइड्स आ जाते हैं। अब वन बाय वन करके इनको समझने की कोशिश करते हैं हम। पहला जो हमारा टाइप है उसका नाम है एसाइल ग्लाइसरॉल, फैट और ऑयल। तो ये जो एसाइल और ग्लाइसरॉल या फैट और ऑयल जो है उसको समझने से पहले मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ वापस आते हैं। अब जो एसाइल ग्लाइसरॉल है वो हमारे पास बना होता है। अब ये जो एसाइल ग्लाइसरॉल है ये बना होता है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का। जब तक हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड क्या है, तो ऑफ कोर्स फिर ये समझना हमारे लिए कासिर होगा कि एसाइल ग्लाइसरॉल कैसे बना हुआ है। तो अब जो हमें समझना है वो है एसाइल ग्लाइसरॉल। अब एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो हमें तब समझ में आएगा जब हमें इनके यूनिट समझ में आएंगे, और इनके यूनिट्स हैं ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड। तो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड किसके बने हुए हैं, तो पहले हम ये समझते हैं कि ग्लाइसरॉल किसका बना हुआ है। ग्लाइसरॉल के अंदर हमारे पास 3 कार्बन होंगे, एक ये कार्बन, दूसरा ये कार्बन और तीसरा ये कार्बन। एक तो बात ये समझ में आ गई कि ग्लाइसरॉल के अंदर 3 कार्बन होते हैं, और इन कार्बन के साथ अगर हम देखें तो इन 3 कार्बन के साथ हमें 3 OH ग्रुप नजर आएंगे लगे हुए। अगर आप देखना चाहें तो ये एक OH ग्रुप है, दूसरा ये OH ग्रुप है, तीसरा ये OH ग्रुप है। अब 3 कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, हम तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइसरॉल ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल है।
क्योंकि OH ग्रुप को हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल ग्रुप। तो ये हमारे पास ट्राई मतलब 3 है और ये 3 जो है वो किनके साथ कंटेन है, किसके साथ अटैच है, वो है 3 कार्बन के साथ अटैच। तो हमें यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ग्लाइसरॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन होंगे और उन 3 कार्बन के साथ OH लगा होगा। अब ये जो 3 कार्बन है उन 3 के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बन के आखिरी शेल में हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 उनको चाहिए। तो इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन भी इनके साथ अटैच हो जाएंगे ताकि इनकी वैलेंसी मेंटेन रहे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एसाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं और वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ये फैटी एसिड क्या है? तो फैटी एसिड को समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास फैटी एसिड। अब जो हमारे पास फैटी एसिड है वो 2 चीज़ों का बना हुआ है। उसमें एक ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको COOH कहते हैं। दूसरा इसके साथ लगी होगी R मतलब रेडिकल। रेडिकल हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और उसके साथ अगर R जुड़ा हो तो उसको हम एसाइल ग्लाइसरॉल उसको हम जो है फैटी एसिड कहेंगे, सॉरी। तो फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि 2 चीज़ों की बनी हुई है। एक इस पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा लगा हुआ है इसके अंदर आर यानी कि हाइड्रोकार्बन की चेन। तो यही लिखा हुआ है फैटी एसिड हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और वो अटैच होगा हाइड्रोकार्बन के साथ। इसी चीज़ को हम एक और स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमने एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर आपको COOH नजर आ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब बाकी जो रिमेनिंग पूरी है आपको जो चेन नजर आ रही है ये हमारे पास आर है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा और रिमेनिंग का हाइड्रोकार्बन की चेन लगी होगी, तो उसको हम नाम देंगे फैटी एसिड का। तो हमें फैटी एसिड भी समझ में आ रहा है और हमें ग्लाइसरॉल भी समझ में आ रहा है। ग्लाइसरॉल को दोबारा रिपीट करते हैं। ये देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 और ये 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास ग्लाइसरॉल की स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है साथ में फैटी एसिड की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ये समझा है कि जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, बाकी ये हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। तो इसको हम नाम देंगे फैटी एसिड का। अब हमने समझ लिया कि फैटी एसिड क्या है और ग्लाइसरॉल क्या है, तो अब ये समझते हैं कि एसाइल ग्लाइसरॉल कैसे बनेगा। अब एसाइल ग्लाइसरॉल ऐसे बनेगा, जो हमारे पास फैटी एसिड है और जो ग्लाइसरॉल है ये मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। कैसे? जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप नज़र आ रहा है, OH ग्रुप यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ आपको OH ग्रुप यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो इनके यहाँ क्या होगा, एक तरफ से OH निकलेगा और एक तरफ से H निकलेगा और नतीजे में क्या होगा, इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जहाँ यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो बॉन्ड दिखाया गया है यहाँ आपको, ये जो बॉन्ड है जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ईस्टर का। तो ईस्टर बॉन्ड वो बॉन्ड होगा जो कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान बनेगा। अगर हम बात करें एसाइल ग्लाइसरॉल की, तो एसाइल ग्लाइसरॉल को अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये फैटी एसिड है और दूसरा ये फैटी एसिड है, तीसरा ये फैटी एसिड है। ठीक है, तो 3 फैटी एसिड हमारे पास है। हर एक फैटी एसिड को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये हर एक फैटी एसिड को समझने की कोशिश करें अगर हम, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोकार्बन की चेन, ये एक फैटी एसिड हुआ हमारे पास। ये दूसरा ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हमारे पास आर फैटी एसिड की चेन हुई, हाइड्रोकार्बन की चेन है ये, दूसरा फैटी एसिड ये हुआ। और तीसरे फैटी एसिड की अगर हम बात करें, तो तीसरा फैटी एसिड भी हमें नजर आएगा। फैटी एसिड 2 चीज़ों का बना हुआ है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर होगी हाइड्रोकार्बन की चेन। तो ये 3 फैटी एसिड है। अच्छा, और हमने ये बखूबी पहले पढ़ा हुआ है कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होगा, जब मोनोमर मिलेंगे पॉलीमर बनेगा और वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ पर जो वाटर मालिक्यूल रिलीज होगा वो कैसे होगा, OH ग्रुप जो है वो रिलीज होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा ग्लाइसरॉल से। हमारे बायोलॉजी के बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि OH ग्रुप जो रिलीज होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिलीज होगा और जो हाइड्रोजन है वो ग्लाइसरॉल के साथ। मगर आगे चलकर आप केमिस्ट्री में ये भी देखेंगे कि OH ग्रुप जो है वो ग्लाइसरॉल से रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो निकल कर आएगा फैटी एसिड से। तो नेट रिजल्ट दोनों की सेम है, बॉन्ड वही बनेगा जो ये बन रहा है, ईस्टर बॉन्ड। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि डिफाइन कैसे करें एसाइल ग्लाइसरॉल को। तो आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ कि, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसाइल ग्लाइसरॉल की डेफिनेशन क्या है। तो यह लिखा हुआ है ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान
जो है ना ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को भी हम ईस्टर कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जुड़े हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लाइसरॉल की स्ट्रक्चर भी हमने समझी है, फैटी एसिड की स्ट्रक्चर भी समझी है हमने। हमने ये भी समझ लिया कि उनके दरमियान बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड का नाम ईस्टर बॉन्ड है, ये भी समझ लिया। तो आसान अल्फाज में ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड को हम नाम देंगे एसाइल ग्लाइसरॉल। अब एक और बात समझते हैं कि ये ईस्टर क्या है, तो ईस्टर को भी डिफाइन कर लेते हैं अलग से। ईस्टर क्या है भाई, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक अल्कोहल हो और वो रिएक्ट करे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और वाटर मालिक्यूल रिमूव हो, ऐसे कंपाउंड को हम ईस्टर का नाम देंगे। अगेन आई रिपीट, ऐसा मालिक्यूल जो कि एक अल्कोहल की चेन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में जुड़ रहे हैं और वाटर मालिक्यूल रिलीज हो रहा है, ऐसे कंपाउंड को हम ईस्टर का नाम दे रहे हैं। और इस प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन का नाम देंगे, जिसमें ईस्टर बनेगा। और यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई गई है, इस चीज़ को हमने अभी समझा है कि ये पूरा काम कैसे हो रहा है। ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है और ये हमारे पास फैटी एसिड है। ये जोड़ने के बाद जो कंपाउंड बनाएंगे, इन कंपाउंड का नाम ईस्टर कंपाउंड होगा। इस प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहेंगे। यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ गई है। हमने एसाइल ग्लाइसरॉल को समझा, अब वक्त है कि हम समझें कि इसके कौन कौन से टाइप हैं। अब एसाइल ग्लाइसरॉल को हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड। तो नंबर ऑफ फैटी एसिड के लिहाज से हमने एसाइल ग्लाइसरॉल को 3 ग्रुप्स में बांटा है। अब ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल, दूसरा डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, तीसरा ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। इनके और भी नाम है, उसको मोनोग्लाइसराइड्स भी कहेंगे, इसका नाम डाईग्लाइसराइड है। जबकि ट्राईग्लाइसरॉल का दूसरा नाम ट्राईग्लाइसराइड्स या फिर इसको न्यूट्रल लिपिड के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम वन बाय वन करके इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बखूबी जानते हैं कि हमारे पास जो ये ग्लाइसरॉल है, इस ग्लाइसरॉल के साथ जब फैटी एसिड जुड़ेगा तो एसाइल ग्लाइसरॉल बनेगा। अगर इसमें एक फैटी एसिड जुड़ रहा है, फैटी एसिड बना होता है, हमें पता है कि एक हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक R होगा, तो एक फैटी एसिड होगा। अगर ये फैटी एसिड जुड़ रहा है इस स्ट्रक्चर के साथ जिसका नाम ग्लाइसरॉल है, और एक फैटी एसिड लगा हुआ है एक ग्लाइसरॉल के साथ, तो इसका नाम मोनोग्लाइसराइड्स होगा। अगर हम देखें फैटी एसिड जो है, एक ये फैटी एसिड दूसरा ये फैटी एसिड है, तो दो फैटी एसिड इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है ग्लाइसरॉल। तो इसको हम नाम देंगे डायसाइल ग्लाइसरॉल का। अगर हम बात करें ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल की, तो हमें हमें पता है हमें पता है कि ट्राई ग्लाइसरॉल में 3 फैटी एसिड होंगे, 1 2 3 फैटी एसिड, और तीनों फैटी एसिड जुड़े होंगे ग्लाइसरॉल कंपाउंड के साथ, तो उसको हम ट्राई ग्लाइसराइड कहेंगे। तो फैटी एसिड अगर एक होगा तो मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल कहलाएगा, दो फैटी एसिड होंगे तो डाई एसाइल ग्लाइसरॉल कहलाएगा, और जबकि 3 होंगे तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल कहलाएगा। थोड़ा सा ज़रूरत है एक और स्ट्रक्चर समझने की ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल की। तो हमें पता है ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल में 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये जो 3 फैटी एसिड है, अगर हम देखें तो ये एक ग्लाइसरॉल के साथ जुड़े होंगे, और जुड़ेंगे यूं कि OH ग्रुप फैटी एसिड से रिलीज होगा और H जो है वो ग्लाइसरॉल से निकलेगा। नतीजे में 3 जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होते हुए आपको नजर आएंगे, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम ईस्टर बॉन्ड होगा, जो कि यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल में 3 फैटी एसिड होंगे और एक ग्लाइसरॉल के साथ वो कंबाइन होंगे, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल है, और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हुए हमें नजर आएंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसाइल ग्लाइसरॉल के कितने टाइप्स है। तो एसाइल ग्लाइसरॉल को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, एक का नाम है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल, जबकि दूसरे का नाम अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल है। सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल में हमारे पास फैट आ जाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल में हमारे पास ऑयल आ जाते हैं। अब अब हम समझते हैं कि ये जो सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल और अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल में क्या फ़र्क है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो जब सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर जो हमारे पास फैटी एसिड होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होंगे जिसमें यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ आपको जुड़ी हुई ये आपको आर चेन नजर आ रही है, रेडिकल की चेन। इस रेडिकल की चेन को अगर गौर से देखें तो आपको बहुत सारे कार्बन नजर आ रहे होंगे। उन कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ऐसे फैटी एसिड को हम नाम देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड का। अगर कोई एक भी डबल बॉन्ड नजर आ गया, या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नजर आ गया,
तो ऐसे फैटी एसिड को हम नाम देंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। अगर कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल है, कोई भी एसाइल ग्लाइसरॉल है, तो वो सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल तब कहलाएगा जब उसके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड से क्या मुराद? सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद के इस तरह के आपको फैटी एसिड नजर आए कि कार्बन टू कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए। अगर कोई एक भी चेन अगर ऐसी नजर आ गई जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल ना होकर वो एसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल कहलाएगा। तो ये अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो एसाइल ग्लाइसरॉल भी सैचुरेटेड होगा। अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है तो एसाइल ग्लाइसरॉल भी अनसैचुरेटेड होगा। अब समझते हैं कि सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल क्या है। इसको हम लिपिड भी कहते हैं। तो हमें पता है इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड को अभी हमने डिस्कस किया कि इनके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे रेडिकल के अंदर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी डबल बॉन्ड हमें नजर नहीं आएगा। अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखें जो कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें हमें जो है ये सॉलिड नज़र आएंगे, सॉलिड फॉर्म में नज़र आएंगे। ये ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेरिन का जो फार्मूला लिखा हुआ है वो CV57H110 और O6 है, और ये हमें पता है एनिमल के अंदर कहाँ होंगे, बीफ मटन के अंदर ये पाए जाते हैं। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल क्या है। इसको हम ऑयल भी कहते हैं। ये ऐसे हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल होंगे जिसमें जो फैटी एसिड लगा होगा वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होगा जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपको नजर आए कार्बन टू कार्बन के दरमियान फैटी एसिड के अंदर। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर के अंदर ये हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आएंगे जो कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर कहलाता है। ये हमें नजर आएंगे ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हमें नजर आ रहा है लिनोलिन कॉटन सीड के अंदर। इस तस्वीर में आपको फैट और ऑयल की पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसाइल ग्लाइसरॉल के फंक्शंस क्या है। तो हमें पता है एसाइल ग्लाइसरॉल जो है उसमें फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लाइसरॉल होता है, और फैटी एसिड में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की चेन हो, और हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट का, अगर 1 ग्राम उठाएं तो उसमें हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलेगी ना। अगर हम देखें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का या 1 ग्राम प्रोटीन का, तो हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। मगर अगर हम 1 ग्राम अगर उठाएं लिपिड का, तो वहाँ पर हमें डबल एनर्जी मिलेगी, 9 कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि फैट के अंदर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के निस्बतन डबल होती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है जितना हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर एनर्जी पाई जाती है। फिर भी डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप फैट को कम खाओ, लिपिड को कम खाओ, ऑयली चीज़ें कम खाओ। इसके पीछे रीज़न क्या है? एनर्जी तो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है एसाइल ग्लाइसरॉल से, मगर इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि जो फैट है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको हमें लिमिट में लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और यहाँ पर एक बताया गया है कि कोई एक पर्सन है जिसके बॉडी का फैट है वो 16 किलोग्राम, तो उनके अंदर कितनी कैलोरीज जो है एनर्जी बन सकती हैं। 16 किलोग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम्स में, तो 16,000 हो गए, और हमें पता है कि 1 ग्राम 9 कैलोरीज एनर्जी देता है। तो जब हमें 16,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 144,000 किलो कैलोरीज आएगा। तो एक कैलकुलेशन है, ये हमें आनी चाहिए। अब समझते हैं कि फास्फोलिपिड क्या है। फास्फोलिपिड जो है किन चीज़ों का बना हुआ है, तो हमें उनके जो है वो मोनोमर्स आने चाहिए। फास्फोलिपिड के अंदर एक अदद ग्लाइसरॉल का मालिक्यूल, जबकि 2 फैटी एसिड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक फास्फेट जुड़ेगा, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम फास्फोलिपिड होगा। तो फास्फोलिपिड के अंदर ये 4 चीज़ें होंगी: ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फास्फेट ग्रुप। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये समझनी चाहिए हमें कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोलिन हो सकता है हमारे पास, एथेनॉल अमाइन हो सकता है, आइनोसिटोल हो सकता है, या फिर सेरीन हो सकता है। तो ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली कि फास्फोलिपिड किन चीज़ों का बना हुआ है। फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपस में अरेंज कैसे होंगे और ये बनेगा कैसे। तो अब हम समझते हैं कि फास्फोलिपिड क्या है। तो फास्फोलिपिड को समझने से पहले एक चीज़ और हमें समझनी चाहिए कि फास्फोलिपिड बनते कहाँ से हैं।
तो ये कहा गया है कि फास्फोलिपिड्स जो हैं वो डेरिवेटिव हैं फास्फोटिडिक एसिड के। तो ये फास्फोटिडिक एसिड क्या है? जब तक हमें फास्फोटिडिक एसिड समझ में नहीं आएगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि फास्फोलिपिड कैसे बने हुए हैं। तो इस स्लाइड को समझने से पहले एक और स्लाइड को देखते हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फास्फोटिडिक एसिड क्या है, फिर दोबारा यहाँ आते हैं। अब समझते हैं ये फास्फोटिडिक एसिड कैसे बना। इसके अंदर जो चीज़ें होंगी फास्फोटिडिक एसिड के अंदर, वो होगा एक हमारे पास एक चीज़ लगी होगी फैटी एसिड, दूसरी जो चीज़ लगी होगी उसका नाम ग्लाइसरॉल है, और तीसरी जो चीज़ लगी होगी उसके अंदर फास्फोरिक एसिड आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो बैकबोन है इस स्ट्रक्चर का वो है हमारे पास ग्लाइसरॉल। तो ये जो ग्लाइसरॉल की स्ट्रक्चर है, तो ये ग्लाइसरॉल एज अ बैकबोन होगा फास्फोरिक एसिड का। इसका जो कार्बन नंबर 1 है, ये जो कार्बन नंबर 1 आ रहा है, इस कार्बन नंबर 1 के साथ ये एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कार्बन नंबर 1 के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा होगा। जबकि हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर भी आपको नजर आ रही होगी एक फैटी एसिड की चेन, मगर ये फैटी एसिड की चेन अनसैचुरेटेड होनी चाहिए। तो दूसरे कार्बन के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे कार्बन की, तो ये हमारे पास तीसरा कार्बन है, और इस तीसरे कार्बन के साथ जो चीज़ लगी होगी वो होगा फास्फोरिक एसिड। तो ये तमाम तर चीज़ें मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएगी, और इस स्ट्रक्चर का नाम हमें नज़र जो आ रही है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम फास्फोटिडिक एसिड है। तो फास्फोटिडिक एसिड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? तो दो फैटी एसिड है जो कि जुड़े हुए हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 एसाइल ग्लाइसरॉल के साथ। तीसरी जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है फास्फोरिक एसिड जो कि जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 3 ग्लाइसरॉल के साथ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तमाम तर चीज़ें, जिसमें दो फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड जुड़ा हो जुड़ा हो ग्लाइसरॉल के साथ, तो जो स्ट्रक्चर कहलाएगी वो फास्फोटिडिक एसिड कहलाएगी। और इसी फास्फोटिडिक एसिड के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ जाए तो फिर फास्फोलिपिड बनेगा। अब वो कैसे बनेगा ये समझते हैं। दोबारा चलते हैं बैक स्लाइड पर। हमें समझ में आ गया कि फास्फोटिडिक एसिड क्या है। अब इसी फास्फोटिडिक एसिड के साथ जब चार में से ये जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आ रहे हैं चार, इन चार में से कोई एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लग गया तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो फास्फोलिपिड कहलाएगी। देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। अब हम समझते हैं कि फास्फोलिपिड जो है वो कैसे बनेगा। हमें ये समझ में आ गया है कि फास्फोटिडिक एसिड क्या है। तो फास्फोटिडिक एसिड के साथ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ेंगे तो फास्फोलिपिड बनेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फास्फोटिडिक एसिड है, इसके साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम है अगर कोलिन, ये जुड़ रहा है, तो ऐसे फास्फोटिडिक एसिड और कोलिन के मिलने के बाद जो फास्फोलिपिड बनेगा उस फास्फोलिपिड का नाम फास्फोटिडाइल कोलिन होगा। एग्जाम्पल में लेसिथिन लिखा हुआ है। अब लेसिथिन फास्फोलिपिड है जो कि एक के यौग के अंदर पाया जाता है। दूसरा मिसाल फास्फोलिपिड का हमारे पास है जिसमें फास्फोटिडिक एसिड कंबाइन हो रहा है इथेनॉल अमाइन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ। तो नतीजे में जो फास्फोलिपिड का टाइप बनेगा उसका नाम होगा फास्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। तीसरा फास्फोलिपिड फास्फोटिडिक एसिड जब आइनोसिटॉल के साथ कंबाइन होगा तो उसको नाम देंगे हम फास्फोटिडाइल आइनोसिटॉल। एक और फास्फोटिडिक एसिड जब सीरीन के साथ जुड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सीरीन है, तो जो हमारे पास फास्फोलिपिड बनेगा उसका नाम फास्फाटिडाइल सीरीन होगा। अब ये जो फास्फोलिपिड है इस कंपाउंड को देखें तो उसको दो हिस्सों में हमने बांटा है। इस फास्फोलिपिड का एक होता है हेड जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, दूसरा इसका होगा टेल जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। इनको तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है फास्फोलिपिड की। अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर एक फैटी एसिड की चेन, ये दूसरी फैटी एसिड की चेन, ये दोनों जुड़ी हुई है ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पर फास्फेट भी जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया हमारे पास फास्फोटिडिक एसिड। और यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आ रहा है, तो ये बन गया हमारे पास फास्फोलिपिड। अगर हम इसको देखें तो इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक है इसका हेड और एक है इसका टेल। ये जो आपको बॉल नजर आ रहा है ये है हेड, और जो आपको ये फैटी एसिड की चेन नजर आ रही है ये है टेल। तो इसको सिंपल वर्जन में हमने बनाकर दिखाया है यहाँ पर जो तस्वीर में शो हो रहा है। तो ये इसका पोलर हेड कहलाएगा, दो इनकी जो टेल है वो नॉन पोलर कहलाएगी। गौर से देखें सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर, तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में भी आपको ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल नजर आएंगे। एक ये इनका पोलर हेड नजर आएगा, ये भी पोलर हेड नजर आएगा, बीच में आपको पोलर टेल नजर आएगी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पर हेड और टेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। टेल आपस में
इंटरेक्ट करेंगी, जबकि ये जो हेड है इनका ये वाटर के साथ एक्सपोज होगा। वो वाटर साइटोप्लाज्म का हो सकता है या फिर वो वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हो सकता है, सेल के बाहर जो पानी है वो हो सकता है। क्योंकि ये पोलर है तो पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा। टेल इसकी नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगी। यहाँ पर भी आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, इसमें जो मेम्ब्रेन दिखाई गई है डबल मेम्ब्रेन, ये फास्फोलिपिड की बनी हुई है। ये सेम स्ट्रक्चर है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। अब ये फास्फोलिपिड के जो फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो दो फंक्शन हमें कम से कम आने चाहिए। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर फॉर्म करने में अहम रोल प्ले करती है। दूसरा, सेल को अलाउ करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए कौन सी नहीं। सेल की परमेबिलिटी को ये रेगुलेट करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाए और कौन सी नहीं। अब बारी है समझने की कि वैक्सीज क्या है। तो वैक्सीज को समझने की कोशिश करते हैं। वैक्सीज के बारे में कहा जाता है ये सिंपलेस्ट लिपिड है हमारे पास, जो कि बने होते हैं दो चीज़ों के। एक होगी हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, जो कि जुड़ी होगी एक मोनो अल्कोहल की लॉन्ग चेन के साथ। क्या मतलब है इस बात का, तो ये समझने की कोशिश करते हैं अब हम। हमारे पास यहाँ पर एक चेन नज़र आ रही है, ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल नज़र आ रही है, जिसमें CH2 ऐसे 28 टाइम लिखे होंगे और उसके साथ OH जुड़ा होगा। तो ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है, उसके साथ एक OH जुड़ा होगा, तो अल्कोहल की चेन बनेगी। दूसरा, इसके पास हमें नज़र आएगा एक फैटी एसिड, और हमें पता है फैटी एसिड दो चीज़ों का बना होता है। एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उसके साथ साथ जुड़ा होगा हाइड्रोकार्बन की चेन। तो ये दोनों चीज़ें जुड़कर फैटी एसिड बनाएंगी। तो इन शॉर्ट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और अल्कोहल की चेन, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक अल्कोहल हो, एक मोनो, एक जो है OH ग्रुप लगा हो, एक अल्कोहल वाला ग्रुप, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक फैटी एसिड की चेन, और ये तो दोनों आपस में जुड़ेंगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम वैक्सीज होगा। तो वैक्सीज को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि वैक्सीज ऐसे किस्म के हमारे पास ईस्टर है या ऐसे किस्म के हमारे पास कंपाउंड है जिसके अंदर ईस्टर बॉन्ड लगा होगा, जिसमें एक फैटी एसिड होगा और एक लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होगी, और दोनों मिलकर ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। ये हमें बी वैक्स नज़र आ रही है, बी वैक्स की स्ट्रक्चर यहाँ नज़र आ रही है, ये मिसाल है वैक्स का। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो वैक्सीज प्लांट्स के अंदर भी मुमकिन है कि प्रेजेंट हो, और उसके साथ एनिमल के अंदर भी वैक्सीज प्रेजेंट होती है। प्लांट के अंदर ये प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है, जैसे कि स्टेम को प्रोटेक्ट करती हैं, स्टॉक को, लीव्स को, पेटल्स को, ताकि एक्सेसिव अमाउंट में जो है एवापोरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो। इसके साथ साथ स्किन के अंदर, फर के अंदर और फीदर के अंदर, ये एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वैक्सीज में आसानी के साथ इनके एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मौजूद होगा। और ये भी हमें पता है कि वैक्सीज जो है वो नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। ये तस्वीर में दिखाया गया है कि पानी को ये अट्रैक्ट नहीं, पानी को ये रिपेल कर रहे हैं। अब समझते हैं कि वैक्सीज के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। वैक्सीज हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है नेचुरल वैक्सीज, दूसरा है सिंथेटिक वैक्सीज। अब नेचुरल वैक्सीज वो वैक्सीज होते हैं जिनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। सिंथेटिक वैक्सीज वो होंगे जिनको ह्यूमन जो है ना वो बनाएगा, इन्हें हम खुद बनाएंगे। अगर हम बात करें नेचुरल वैक्सीज की, तो उनके मिसाल बी वैक्स है या क्यूटिन है, जो कि आउटर लेयर होती है प्लांट्स की। और अगर हम बात करें सिंथेटिक वैक्सीज की, तो जो सिंथेटिक वैक्सीज होते हैं हमारे पास, वो कहाँ से बनते हैं, वो बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से या पॉलीइथाइलिन से। एग्जाम्पल के तौर पर पैराफिन वैक्स जो है, जैसे कि एक आपको नज़र आ रहा है, यूज़ करते हैं हम कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए, तो ये सिंथेटिक वैक्सीज होते हैं। अब हम लास्ट क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्पिनॉइड। अब ये टर्पिनॉइड लिपिड की एक लार्ज क्लास है जो कि बनी होती है आइसोप्रीनोइड यूनिट्स की, और आइसोप्रीनोइड यूनिट का जो फार्मूला है वो C5H8 है। अगर ऐसा C5H8 का अगर एक मालिक्यूल हो तो उसको हम हेमी टर्पिन कहेंगे, उसको हम आइसोप्रीन भी कहते हैं। अगर ऐसा एक ना हो, ऐसे C5H8 वाले यूनिट हम अगर हमारे पास दो हो, जब ये दो जुड़ेंगे तब जाकर ये बनेगा एक मोनोटर्पिनॉइड। अगेन आई रिपीट, जब आइसोप्रीन यूनिट अगर ऐसे दो मिलेंगे तो जाकर बनेगा एक मोनोटर्पिनॉइड। अच्छा, जब ये बनेंगे C5H10 के दो यूनिट आपस में मिलेंगे तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C10 और H16। अच्छा, इससे पहले हमने कंडेंसेशन का रिएक्शन समझा था जिसमें मोनोमर्स मिल रहे थे और वाटर रिलीज हो रहा था, मगर इसमें वाटर रिलीज नहीं होगा, याद रखिएगा। इनमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेगा मगर वाटर रिलीज नहीं होगा। अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल ना होकर अगर हमारे पास चार मॉलिक्यूल है ऐसे, अगर हमारे पास ऐसे दो नहीं है, सपोज अगर दो हैं तो हमें पता है उसका नाम मोनो है, तो चार होंगे फॉर सपोज अगर ऐसे मॉलिक्यूल, तो हमें नाम देंगे उसको डायटर्पिन का।
ठीक है। और अगर 6 होंगे तो हम नाम देंगे ट्राइटरपिन का, क्योंकि 2 हैं तो मोनो, फिर अगर ऐसे 2 और हो जाएंगे तो डाइटरपिनोइड, अगर फिर 2 और ऐड करेंगे तो ट्राइटरपिनोइड का नाम देंगे। ये बात समझनी है आपको। और जब ये मालिक्यूल आपस में मिलेंगे ना, तो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं रिलीज होगा। अगर ऐसा एक यूनिट है तो उसका फार्मूला C5H8 है। अगर ऐसे 2 होंगे तो सिंपली हम कार्बन को जमा करते जाएंगे और हाइड्रोजन को भी जमा करेंगे, तो बनेगा C10 और H16 बनेगा। और अगर हमारे पास ऐसे 3 मॉलिक्यूल होंगे तो C15 और H24 बनेगा। और अगर हमारे पास ऐसे 4 मॉलिक्यूल होंगे तो C20 और H32 बनेगा, एंड सो ऑन। डिफरेंट तरीके से आइसोप्रीनोइड यूनिट डिफरेंट तरीके से मिलेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, ये बात हमें नजर आ रही है। अगेन आई रिपीट के आइसोप्रीनोइड यूनिट्स हैं, ये कंटेंट्स होंगे डिफरेंट वे से, तो डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड बनेंगे। जो नेचुरल रबर है हमारे पास वो पॉलीटर्पीन है, ये आपको आना चाहिए। अब समझते हैं इस स्ट्रक्चर को, गौर से देखते हैं। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है आइसोटर्पिन की या हेमीटर्पिन की। तो यहाँ पर जो इसके जो कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर नजर आ रहा है, दूसरा आपको ये कॉर्नर नजर आ रहा होगा ऊपर, सॉरी, दूसरा आपको ये कॉर्नर नजर आ रहा होगा 2, तीसरा आपको ये कॉर्नर नजर आ रहा होगा 3, सॉरी, तीसरा आपको ये कॉर्नर नजर आ रहा है, चौथा ये कॉर्नर नजर आ रहा है, पांचवा ये कॉर्नर, 5 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको। जितने इसके कॉर्नर है वहां पर आपको कार्बन नजर आ रहा होगा। तो ऐसे हमारे पास 5 कार्बन को यहाँ पर दिखाया गया है। ये 5 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन भी है जो कि शो नहीं किए गए। ये अगर ऐसे C5H8 का एक यूनिट है तो वो हमारे पास हेमीटर्पिन से। तो हेमीटर्पिन हमें समझ में आया। अब जरा देखते हैं कि मोनोटर्पिन क्या होगा। मोनोटर्पिन में हमें पता है कि 2 आइसो हेमीटर्पिन मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ये हेमीटर्पिन है, दूसरा ये हेमीटर्पिन है, दोनों यहाँ पर आपको बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक मोनोटर्पिन बना है हमारे पास। अगर हमारे पास ऐसे 2 ना हो, ऐसे हमारे पास 3 हो, एक ये वाला, दूसरा हमारे पास ये यूनिट, तीसरा हमारे पास ये आइसोप्रीन का यूनिट है। अब ये तीनों आइसोप्रीन के जो यूनिट है वो क्या कर रहे हैं, वो बॉन्ड बना रहे हैं। जरा देखें, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है या दूसरा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसे 3 यूनिट जुड़ेंगे तो इनका नाम होगा सिस क्विटरटर्पिन। अगर हमारे पास इसे 3 नहीं है, अगर हमारे पास इसे 4 यूनिट है तो फिर कैसे बनेगा, ये भी देख लेते हैं। ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा और ये चौथा, तो इसको हम डायटर्पिन कहेंगे। लास्ट वाला मिसाल भी देखते हैं। एक ये यूनिट, दूसरा ये आइसोप्रीन यूनिट, तीसरा ये आइसोप्रीन यूनिट, चौथा ये आइसोप्रीन यूनिट, पांचवा ये, छठा ये, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो अगर ऐसे हमारे पास 6 यूनिट हैं तो उसको हम डायटरपिन का नाम देंगे। अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ आइसोप्रीनोइड कौन कौन से हैं। तो एक हमारा टाइप है आइसोप्रीनोइड का टर्पिनोइड्स, दूसरे का नाम है स्टीरॉइड, तीसरे का नाम है कैरोटीनोइड और चौथा हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इनको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं हम। तो पहला टाइप समझते हैं टर्पिनोइड का, जिसका नाम है टर्पीन्स। अब ये जो टर्पीन्स होते हैं हमारे पास, ये बने होते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट के, ये हमें पता है। तो C5H8 जो है वो हमारे पास टर्पिनोइड का यूनिट है। अगर ये ज़्यादातर हमें पाए जाएंगे टर्पीन्स डायटर्पिन की फॉर्म में या फिर ट्राइटर्पिन की फॉर्म में। ये साइज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे क्योंकि थोड़े से यूनिट जुड़े हुए हैं, कुछ ही यूनिट इनके पास जुड़े हुए हैं, और ये ज़्यादातर वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। तो वॉलेटाइल इन नेचर से मुराद क्या है, ये जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। हाँ, अब समझते हैं इस स्लाइड में कुछ मजीद टर्पीन्स के बारे में। टर्पीन्स जो है वो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो जो खुशबुएं हमें नज़र आती हैं, स्पेशली जो परफ्यूम हम यूज़ करते हैं, जो उनके अंदर जो फ्रेगनेंस होती हैं, ये टर्पीन से ही हम हासिल करते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रेगनेंस बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे लेमन है, लेमन से जो खुशबू, लेमन वाली जो खुशबू आती है वो, या मेरेसिन है, ये जो है ऑयल ऑफ वे से आती है, ग्रीन ऑयल है, ये रोज से खुशबू जो आती है, मेथेनॉल है, पेपरामिंट से जो खुशबू आती है। तो ये जो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करने का जो काम है, ये हमें टर्पीन जो है ना प्रोवाइड करती है, फ्रेगनेंस वगैरह। इसके अलावा अगर हम देखें और कहाँ पर पाया जाएगा ये टर्पिनॉइड्स, तो टर्पिन्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं विटामिन A1 और A2 बनाने में भी, इनका अहम रोल होता है। और टर्पिन्स के बारे में कहा जाता है कि दीज आर द डेरिवेटिव्स आर इन क्लोरोफिल। उसके अलावा ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, टर्पिन्स आर यूज्ड टू मेक रबर एंड लेटेक्स इन नेचर। तो नेचर के अंदर ये रबर और लेटेक्स बनाने का भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरॉयड की। तो स्टीरॉयड जो है वो भी एक स्टीरॉयड जो है वो भी एक किस्म है टर्पिनॉइड का। और ये टर्पिनॉइड जो है ये भी डेरिवेटिव है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टीरॉयड है ना, ये बना होता है आइसोप्रीनोइड यूनिट के डेरिवेटिव से।
तो इसी से ये बनता है असल में। तो पिक्चर में सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो इसके अंदर हमें ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है यहाँ पर स्टेरॉयड स्केलेटन की, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम गौर से देखें तो इसमें ए रिंग नज़र आ रही है, दूसरी रिंग का नाम बी है, तीसरी रिंग का नाम सी है। तो ये तीन जो रिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, इसमें अगर हम देखें तो इनके 6-6 कॉर्नर है। तो इसमें भी 6 कार्बन हो गए, इसमें भी 6 कार्बन हो गए, इसमें भी 6 कार्बन हो गए। मगर एक रिंग ऐसी नज़र आएगी जिसमें हमें 5 कार्बन नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसी रिंग जिसमें 3 ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 3 जो है ना रिंग्स ऐसी हो जिसमें 6 मेंबर्ड हो कार्बन के, 3 रिंग्स ऐसी हो जिसमें 6 मेंबर्ड हो कार्बन के। यहाँ पर भी 6 कार्बन होंगे, इस रिंग में भी 6 होंगे, इस रिंग में भी 6 कार्बन होंगे। और एक रिंग ऐसी हो जिसमें 5 कार्बन के मेंबर हो। ऐसी स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस का। अच्छा, एक बात और समझिएगा इसमें, जो यहाँ पर जो जैसे कार्बन नंबर 10 लिखा हुआ है या कार्बन नंबर 5 लिखा हुआ है, तो ये ए रिंग का भी हिस्सा है और ये रिंग बी का भी हिस्सा है। और ओवरऑल हम काउंट करेंगे ना कि कार्बन कितने हैं, तो हमें टोटल 17 कार्बन नजर आएंगे। ठीक है, तो आइसोप्रीनोइड यूनिट का ही डेरिवेटिव है स्टीरॉयड। और इसमें जो कार्बन होते हैं वो 17 कार्बन होंगे। और ये 17 कार्बन कैसे अरेंज होंगे? ऐसे अरेंज होंगे कि इसमें ए बी सी रिंग बनेगी, जिसमें 6-6 कार्बन होंगे, और जो 6-6 कार्बन वाले 3, और एक ऐसी रिंग होगी जिसमें 5 कार्बन होंगे। अ, जो 6 कार्बन वाली रिंग है उनको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी का, और जो 5 कार्बन वाली रिंग है उसका नाम क्या है, डी। इसी कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस का। और जो हमारे पास तमाम तर जो सेक्स हार्मोन बनते हैं वो स्टीरॉयड्स होते हैं ज़्यादातर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ हार्मोन जो कि स्टीरॉयड हार्मोन है, स्पेशली सेक्स हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी, या फिर बाइल साल्ट भी जो है वो भी हमारे पास स्टीरॉयड ही है। इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैरोटीनॉयड क्या है। कैरोटीनॉयड भी एक टर्पिनॉयड की किस्म है। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है कि एक यहाँ पर रिंग लगी हुई है जिसमें 6 कार्बन है, दूसरी रिंग इसके अपोजिट साइड लगी हुई है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो ये जो दो रिंग, दो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है 6 मेंबर्ड कार्बन की स्ट्रक्चर, यहाँ पर रिंग फॉर्म में 6 मेंबर कार्बन रिंग, यहाँ पर भी ये दोनों जुड़ी हुई हैं। बीच में बहुत सारी यहाँ पर आपको आइसोप्रीनियड यूनिट नज़र आ रहे हैं। तो लॉन्ग आइसोप्रीनियड यूनिट की एक चेन है जो कि जुड़ी हुई है दोनों तरफ से 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग के साथ। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? कैरोटीनॉयड का नाम दे रहे हैं। अगेन आई रिपीट कि कैरोटीनॉयड क्या है? कैरोटीनॉयड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हमें लॉन्ग चेन ऑफ EMC सी 5H8 की ये बहुत सारी चेन्स लॉन्ग नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो लॉन्ग चेन नजर आ रही है C5H8 आइसोप्रीनोइड यूनिट्स की, ये दोनों तरफ से जुड़ी हुई हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पर है। तो ऐसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कैरोटीनॉइड। मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट हैविंग 6 मेंबर्ड कार्बन स्ट्रक्चर इन बोथ एंड। ऐसी स्ट्रक्चर का नाम कैरोटीनॉइड है। और यहाँ पर आपको जो नजर आ रही है ये स्ट्रक्चर, इसका नाम है बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ज़ैंथोफिल। ये असल में पिगमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये पिगमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स होंगे कैरोटीनॉइड्स के अंदर जो कि मुख्तलिफ कलर बनाएंगे। कौन कौन से कलर बना सकते हैं पिगमेंट्स ये? जैसे कि रेड, ऑरेंज, क्रीम कलर, ब्राउन कलर। प्लांट के अंदर जो डिफरेंट कलर नज़र आते हैं वो इन कैरोटीनॉइड की बदौलत नज़र आते हैं। यहाँ पर एक और बात समझनी है हमें कि जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक किस्म का हमारे पास लोकल ये एक हार्मोन है जो कि मेमोजन टिश्यू जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी के सेल प्रोड्यूस करते हैं। स्पेशली जहाँ साइट ऑफ इंजरी होती है वहाँ जो सेल हमारे इंजर्ड हो जाते हैं वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे तो इनका काम क्या होगा? अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे तो इन प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होगा? ये हार्मोन जो है हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करेगा। मिसाल, जहाँ पर हमें चोट लगी है उस साइड से क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। अब वो रिलीज होने के बाद वो जाते हैं ब्लड के पास, और ब्लड जो है वो ट्रेवल करके लेकर जाता है ब्रेन के पास। और ब्रेन का वो एरिया जो पेन को फील करता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिसीव करके पेन की सेंसेशन हमें दिलाएगा। जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा साइट ऑफ इंजरी की तरफ, उतना ही ज़्यादा वो ब्लड में जाएंगे और उतना ही ज़्यादा पेन सेंसिटिव एरिया ब्रेन के अंदर वो पेन को फील करेगा। तो उसके साथ साथ
अगर हम चाहते हैं कि पेन फील कम हो तो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन की सीक्रेशन को स्टॉप करना होगा। तो डिफरेंट जो है ना, हम मेडिसिन लेते हैं जिनका काम यही होता है कि जो पेन को रिलीफ करवाती है, उनका काम यही होता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को सीक्रेशन को स्टॉप करे या कम करे। और इसके साथ अगर देखें तो ये फीवर भी इंड्यूस करवाते हैं, इन्फ्लामेशन करवाते हैं, सेंसेशन ऑफ पेन हम जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, वो उसको इंटेंसिफाई करते हैं। और सिमिलरली एक और बात, ये ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं और स्पेशली प्लेटलेट को एग्रीगेट करने में, जमाने में भी ये हम काम करते हैं। तो एक यहाँ पर बात लिखी हुई है रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि एस्पिरिन का क्या काम है। अब ये जो एस्पिरिन है, इनका काम ये होगा कि वो रिड्यूस करेगी फीवर को और रिड्यूस करेगी पेन को। वो क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सीक्रेशन है ना, उसको ये इनहिबिट कर देगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी तो फीवर भी नहीं होगा और पेन भी नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैंने कोशिश की है कि आराम से समझाऊँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिएगा। आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।